हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एग्ज़ाम से जस्ट पहले यानी 1 से 2 दिन पहले, और ये तो खैर 3 दिन पहले का फर्रा है, और इस फर्रे से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चंस मिलेंगे, गारंटेड। आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा और बहुत ही जल्दी इस क्लास को मैं ख़त्म कर दूँगा। 15 से लगभग 15 मिनट में पूरा रिविज़न। चलो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे 100% क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, इनके आने की श्योरिटी सबसे ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये कथन किसका है? पक्का पूछा जाता है, क्रॉनबेक का क्वेश्चन है, 3 बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये बात किसने कही है? रास ने कही है, याद रखेंगे। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि समस्या भी हमारी, हल भी हमारा, किस शोध का मूल आधार है, तो वहाँ क्रियात्मक शोध लगाना होता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 3 बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। ब्लूप्रिंट क्या है? जैसे हम लोग कुछ भी बनाते हैं उससे पहले एक रफ वर्क करते हैं, इसी प्रकार जब प्रश्न पत्र बनाया जाता है तो उसका एक रफ प्रश्न पत्र यानी आधारभूत प्रतिबिंब या कुछ भी आप ऐसा बोल सकते हो कि उससे रिलेटेड उसकी आधारशिला बनाना, ठीक है। तो वो जो प्रश्न पत्र का रफली काम आधारशिला बनाते हैं उसे हम ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई, 3 बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, शायद ये तो 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1956 में, 1956 ईस्वी में ब्लूम टैक्सोनॉमी का विकास हुआ, याद रखेंगे। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी का द्वारा ये कथन कहा गया है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बात याद रखेंगे। और एनसीईआरटी के द्वारा ही सेकंड पेपर में एक डेफिनेशन दी है कि मूल जाति आधार के हिसाब से किसी भी तरह का भेदभाव बिना किए जो शिक्षण की व्यवस्था होती है उसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, उस बात को भी याद रखिएगा माइंड में हल्का हल्का सा, ठीक है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष होता है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पूरे के पूरे 8 सोपान या 8 चरण या 8 प्रारूप, जो भी हम उनको बोल सकते हैं, मैंने आपको 8 के 8 बताए थे। पहला समस्या को पहचानना, फिर समस्या का परिभाषित करना, फिर समस्या के बारे में परिकल्पना करना, फिर उसको जो है उसके संभावित कारणों का पता करना। ये आपको मैंने पूरे के पूरे 8 बताए थे। उसका अंतिम क्या था? निष्कर्ष आखिरी में निकालते हैं। और इससे ऊपर क्या था? विश्लेषण, 7वां विश्लेषण करते हैं, फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो भी मैंने परिवर्तन किए हैं बच्चे में, या जो मैंने उसको सिखाया है, क्या उससे वास्तविक उसको परिवर्तन महसूस हो रहा है, मतलब कुछ गलत वो करता था, वो क्या वो सही कर पा रहा है, ये आखिरी में हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन। मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसने बात कही है? एस.एस. स्टीवेंस ने। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, क्योंकि आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आपको कितने तरीके से याद रखना है। पहला, आपसे ये कथन पूछा जाए किसका कथन है? एस.एस. स्टीवेंस का। लेकिन सपोज करो आपसे पूछा गया कि बताओ मापन क्या है, क्या पूछा गया कि मापन क्या है? आप लिखोगे एस.एस. स्टीवेंस के अनुसार मापन किसी वस्तु के स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। देखो, दोनों तरीके से मैंने आपको सेम बात बताई है। दूसरी डेफिनेशन मापन क्या है कि मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगा कि किसी मात्रात्मक या गुणात्मक मान को अंक द्वारा, मध्यमान द्वारा या मध्यांक द्वारा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। आपको याद होगा, मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में ये सब करवा रखा है। ये एक रैपिड रिवीजन है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप बना के नहीं लिख सकते हैं उस समय। आप मापन के लिए अगर ये डेफिनेशन दी और से पूछा है किसका कथन है, आप एस.एस. स्टीवेंस कभी नहीं बना पाओगे, कभी सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये परफेक्ट आंसर होते हैं कि यही होंगे। बस बात आ रही है समझ में? चलिए अगले नंबर पे बोला गया क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था? एम.एस. कोरे हैं क्रियात्मक शोध के विकास करता। और क्रियात्मक शोध हम कब करते हैं? जब हम किसी व्यवहारात्मक वस्तु को या व्यवहारात्मक चिंतन को या व्यवहारात्मक समस्या को वैज्ञानिक समस्या के द्वारा सॉल्व करते हैं, तो उस पर शोध करते हैं, उसे हम क्रियात्मक शोध के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्याय दर्श का संबंध है। न्याय दर्श का संबंध मेरे भाई आपसे पूछा जाता है, बोलोगे क्रियात्मक शोध से ही न्याय दर्श का संबंध होता है। पूछा जाए जिस परीक्षण के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे तो क्या कहलाता है? याद रखिएगा इसे हम बोलते हैं वैध। ये वैधता होती है, ठीक है।
एक वैध यानी वैलिड क्वेश्चन पेपर हम किसे बोलेंगे? आप सोचो, हम एक व्यक्ति का टेस्ट ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस टेस्ट के बाद हम ये जान जाएं कि इसको गणित आती है या नहीं। यानी मेरा उद्देश्य क्या था? इस बच्चे के गणित की जानकारी लेना। और जब मैंने पूरा अपना टेस्ट कंप्लीट किया और मैंने जब कॉपी चेक की तो मुझे ये पता चल जाए कि इसको सही में मैथ आती है या मैथ नहीं आती है। अब पता चला हमने टेस्ट लिया मैथ का, पता हमें ये चला कि इसको तो हिंदी भी नहीं आती है, उसे हम वैध नहीं बोलेंगे। हम वैध उसे बोलेंगे कि जो मेरा उद्देश्य था प्राप्त करने का, मैं उसे पूर्ण कर लूँ, उसको प्राप्त कर लूँ। बात समझ में आ रही है? तो जिस परीक्षण के लिए परीक्षा को बनाया जाता है या परीक्षण का निर्माण किया जाता है, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति वो कर देता है तो हम बोलते हैं वो वैध है। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। वह परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर भी एक समान ही परिणाम देता है, उसे हम बोलते हैं विश्वसनीयता। यानी वो एक विश्वसनीय परीक्षण होता है। जैसे कि आप मान लो कि आप जेई का एग्ज़ाम देते हो, तो जेई के एग्ज़ाम में अब तो खैर 720 आते हैं। मैंने आपको जब याद करवाया था तब भी मैंने आपको सेम एग्जाम्पल दिया था कि एक टाइम था जब जेई में एक फिक्स स्कोर था कि आप 720 में से इतने ही ला पा रहे हो। अब तो 720 में 720 वाले बहुत सारे लोग थे इस बार, लेकिन अभी तक ये होता था कि एक आप 500, 550, 600, उससे एक ही विश्वसनीयता होती है उसकी कि इससे ज़्यादा बच्चा सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है। बात आ रही है समझ में एकदम बढ़िया तरीके से? चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से हटकर नवीन ढंग से कार्य करता है तो वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन को दो तरीके से याद रखना है, इसको भी याद रखना दो तरीके से। पहला नंबर, नवाचार की परिभाषा क्या है? आप बोलोगे नवाचार का मतलब होता है कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से हटकर नवीन ढंग से कार्य करता है, वह नवाचार कहलाता है। ठीक है। दूसरा, ये दिया जाए स्टेटमेंट और ऑप्शन पूछा जाए नवाचार है, विश्वसनीयता है, वैधता है, विभेदीकरण है, क्या है? आप बोलोगे नवाचार है। दोनों तरीके से याद रहेंगी बातें, नवीन ढंग से नवाचार याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को 3-4 तरीके से आप समझ सकते हो। एक तो मौखिक परीक्षाओं से आप क्या समझते हैं, ये पूछा जाए तो आप इसमें ये लाइन याद रख सकते हो, इसको स्टार्ट किसने किया था? ग्लेडाइट्स ने। वरना ये चीज़ याद रखना बड़ा टफ है कि ग्लेडाइट्स का नाम तुमको याद रहे, तो ऐसे भी याद रखना। दूसरा, आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है, एक सेकेंड सॉरी, आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है तो ग्लेडाइट्स हो जाएगा। पूछा जाए कि मौखिक परीक्षाओं को महत्वपूर्ण स्थान किसने प्रदान किया है? भैया ये सुकरात ने किया है। आपके जो पवन सीरीज है उसमें क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है, याद रखिएगा, उसमें गलत दे रखा है। इसका सही आंसर है सुकरात। सुकरात ने मौखिक परीक्षाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। ठीक है। अगला आपसे पूछा जाए शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संख्या दी गई। याद रखिएगा, इसको भी दो तरीके से याद रखना है। एक तो स्टेटमेंट देगा, पूछेगा किसका कथन है, बोलोगे डांडेकर का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है बताओ मूल्यांकन क्या है, क्या पूछा जाता है? बताओ मूल्यांकन क्या है, क्या है? तो उसकी डेफिनेशन आप लिखोगे कि डांडेकर के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को ही हम मूल्यांकन कहते हैं। बात आ गई समझ में? दो तरीके से क्वेश्चन याद रखना है इसको। मूल्यांकन क्या है पूछा भी जा सकता है और मापन क्या है ये भी पूछा जा सकता है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्ष में करता है। ठीक है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक जो है वो कक्ष में करता है। ठीक है, यानी बालक को एक तरीके से बुक की तरह शिक्षक पढ़ता है, ऐसा वो बोल रहा है। तो ये बात किसने बोली है? रास ने बोली है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। रास का एक और कथन है, एक कथन और रास का है इंपॉर्टेंट, मैंने करवा रखा है क्लास में। दो कथन है शायद और रास के, वो भी इंपॉर्टेंट है दोनों। मापन होता है और मूल्यांकन क्या होता है, दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपके करवा दिए हैं। मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है, दोनों बातें आपको पता हैं। मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। मापन आप किसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो और मूल्यांकन आप किसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो भैया? तो एस स्टीवेंस के हिसाब से ये लिख सकते हो, एस स्टीवेंस के हिसाब से। और मूल्यांकन क्या होता है? डांडेकर के हिसाब से आप लिख देना, बात खत्म। तो ये दोनों क्वेश्चन बनने के चांस है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिए हैं, इसलिए दोबारा इनको कोई बताने का सेंस नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे याद रखिएगा, यहाँ से बनेंगे। आपसे पूछा जाएगा बताओ निम्नलिखित में से संज्ञानात्मकता का कौन सा भाग नहीं है? बोलेगा ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन। तो याद लगाना अनुमूल्यन नहीं है, वो भावात्मक का होता है।
इस तरीके से पूछा जाता है। क्रियात्मक पक्ष के भाग पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, इनके सारे भाग मैंने आपको याद करवाए थे। आई थिंक आपको याद होगा कि जब हमें किसी चीज़ का संज्ञानात्मक ज्ञान में आपको यहाँ से दिख जाएगा, और ज्ञान से याद रखिएगा जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान होगा फिर हम उसका बोध करेंगे, फिर हम उसका प्रयोग करेंगे तो अनुप्रयोग, फिर हम विश्लेषण करेंगे, फिर संश्लेषण करेंगे, तब जाके मूल्यांकन करेंगे। इसको एक पैटर्न में आप याद कर सकते हो। इसी तरीके जब आपके अंदर भाव उत्पन्न होगा तो उस भाव को आप ग्रहण करेंगे, फिर उस भाव पर आप क्रिया करेंगे। जब क्रिया आप अच्छी से करेंगे तो आप उसका मूल्य सिद्ध करेंगे, भैया उसका मूल्यांकन करेंगे कि एक्चुअल में इसका मूल्य कितना हो सकता है। फिर जब आपसे मूल्य उसने ज़्यादा बता दिया तो आप उस चीज़ पे विचार करेंगे। अवधारणा या विचार आप दोनों बोल सकते हो। अब अगर आपने विचार किया तो फिर आप उस मूल्य के लिए व्यवस्था करेंगे। फिर आपको लास्ट में पता चलेगा कि यार इसका तो चरित्र ही खराब है, इसका तो चरित्र ही खराब है। तो भाव ग्रहण करेंगे, क्रिया करेंगे, मूल्य करेंगे, विचार करेंगे, फिर व्यवस्था करेंगे, देन पता चलेगा उसका तो चरित्र ही खराब है। याद करने का पैटर्न है। बाकी चरित्र खराब वाले से इससे कोई सेंस नहीं है इस बात का, ठीक है। कौशल से अगर हम बात करते हैं, कौशल मतलब क्रियात्मक क्षमता, क्रिएटिविटी, कौशल, स्किल आपसे बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है स्किल की। तो जब स्किल की बात होती है तो याद रखिएगा, आप किसी कौशल को करेंगे उसके लिए उत्तेजना होनी चाहिए, उद्दीपक होना चाहिए, अंदर उद्दीपन व्यवस्था होनी चाहिए। आपके उद्दीपन होगा तब आप कार्य करेंगे, ठीक है। और जब आप कार्य करेंगे तो कार्य पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण मतलब एडजस्टमेंट आपको बनाना आना चाहिए कि किसी काम को सही से करने में अगर कुछ एडजस्ट भी करना पड़ रहा है थोड़ा बहुत, तो आप अपने आप को कर पाएँ। तो एडजस्ट करेंगे अपने किसको, स्वभाव को। किसको एडजस्ट करना है, किसको समायोजन करना है, स्वभाव को। और फिर धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाएगी, फिर धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। किसी कौशल को करने के लिए आपके अंदर उत्तेजना होगी, आप कार्य करेंगे, लेकिन आपको नियंत्रण रखना है, आपको समायोजन बना के रखना है अपने स्वभाव के साथ। धीमे धीमे आपकी आदत बन जाएगी। ऐसे आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। मेरे हिसाब से पूरे 18 के 18 पॉइंट आप ऐसे याद कर सकते हो, सिंपल सा एक लाइन रिदम बना करके, ठीक है। समय ज़्यादा है नहीं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्रियात्मक शोध के चरण या सोपान या प्रारूप पूछे जाए, ये आपसे लघुत्तरी में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये पूरा सही क्वेश्चन आप कर सकते हो क्योंकि सिंपल है। सबसे नंबर 1 पे आप किसी समस्या का चयन करते हैं, फिर आप समस्या का परिभाषित करते हैं, परिभाषा उसकी बताते हैं, फिर आप समस्या का सीमांकन करते हैं। समस्या के सीमांकन का अर्थ होता है कि अगर मान लो आपको ये बोला गया कि आपको प्लस माइनस सिखाना है, तो आपके पास एक लिमिट होती है, एक स्तर होता है आपका कि आप कक्षा 1 से 3 तक सिखाओगे प्लस माइनस। अब ऐसा तो है नहीं कि 35 साल का इंसान एक यहाँ बैठा, आप बोलो इसको भी प्लस माइनस नहीं आता, हम इसको भी सिखाएंगे। फिर आप पहुँचे कि 70 साल के एक दादाजी, उनको भी नहीं आता, इनको भी सिखाएंगे। ऐसा तो है नहीं, एक सीमा है आपकी, एक आपका स्तर है कि आपको कहाँ तक सिखाना है। तो वो जो सीमा स्तर है उसको हम समस्या सीमांकन बोलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, समस्या के स्वाभाविकरण का पता करेंगे कि एक्चुअल में क्या दिक्कत है। जैसे उच्चारण संबंधी आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था कि कुछ लोग रोटी को लोटी बोलते हैं, कुछ लोग जो है जो आप बोल सकते हो थोड़े थोड़े से तुतलाते हैं। उनका एक रीज़न होता है उच्चारण स्थान का सही स्थान से प्रयोग ना करना उच्चारण को, इसकी वजह से वो समस्या होती है। तो हमें उस संभावित कारण का पता लगाना, इसके अंदर का आप बना के खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। इसे बड़ा करने के लिए आप इनके अंदर का खुद लिख दो, 2-3 पेज का आंसर आप लिख दोगे आराम से। फिर मैंने आपसे बात की यहाँ पे कि क्रियात्मक परिकल्पना करना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अविकल्प निर्माण या उपकरण का विकास करना, जिसकी सहायता से हम सिखाएंगे। फिर हम उस चीज़ का विश्लेषण करेंगे और देन हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण कौन सा होता है, तो निष्कर्ष होता है। MCQ में पूछा जा चुका है 2-3 बार, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को अच्छे से। अगला क्वेश्चन है नवाचार की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने आपको बताई भी है नवाचार की परिभाषा कि नवीन ढंग से किसी कार्य को करना, ठीक है। इसे हम नवाचार के नाम से जानते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। चलिए अगले नंबर पे पूछा जाए भाषाई कौशल क्या है। भाषाई कौशल बड़ी सरल सी बात है कि भाषाई कौशल का अभिप्राय हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि किसी को ग्रहण करना या फिर उससे संप्रेषण करना, यानी हम दूसरों को अपनी बात लिखित, मौखिक या सांकेतिक रूप से बताएं और वो समझ करके प्रतिक्रिया स्वरूप वो भी सामान्य रूप से हम उसे अपनी बात समझा पाएँ। सामने वाला हमसे कोई बात बोल रहा है, या तो वो हमें लिखित रूप से बोलेगा, पत्र में लिख के दे देगा, या तो मुँह से बोल के बता देगा, या तो वो इशारों में बताएगा। तो लिखित, मौखिक या सांकेतिक रूप से जो हमें बताएगा हम उसे समझ लें, ठीक है। और सांकेतिक रूप से समझने के बाद या लिखित मौखिक रूप से समझने के बाद उसकी हम प्रतिक्रिया देंगे, मतलब उसका रिप्लाई देंगे। तो हमें भी सामान्य रूप से ही रिप्लाई देना है। अगर किसी ने हमको पत्र भेजा तो ऐसा तो है नहीं हम पत्र पढ़ेंगे और उसके बाद हम उससे मुंह से बोल देंगे तो यहाँ से उड़ के आवाज़ जो है दूसरी जगह चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आपसे कोई मौखिक कर रहा तो आप उसके साथ मौखिक ही करोगे। ऐसा तो है नहीं सामने वाला पूछ रहा कि भाई क्या खाओगे, तुमने लिख के दे दिया कि जो है नान खटाई खाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। सांकेतिक रूप से मतलब क्या होता है कि सांकेतिक में जो है आपसे बोल सकता है, वो सपोज करो इशारों से बात करता है। कभी कभी कोई आया और आपके घर पे भी होता है कि गेस्ट आते हैं और उनके सामने तो ऐसा बोलोगे कि नहीं जाओ कोल्ड ड्रिंक ले आओ जाके, तो वो इशारों में ऐसे ही इशारा करेंगे कि, तो बस आप समझ जाओगे कि हाँ चलो
कोल्ड ड्रिंक मंगाई गई है या फिर कुछ खाने के लिए मंगाया गया है, ठीक है। तो सांकेतिक रूप से आपको ऐसे भी याद रखना है। अब सांकेतिक हो गया, आप क्या बचा? हाँ ठीक है, अपनी बात को उस तक आप उसी प्रकार से पहुँचाना। मैंने आपको वही बताया कि जिस तरह से वो आपसे बोलेगा लिखित या मौखिक या सांकेतिक, तो आपको उसकी तरीके से ही उसे पहुँचाना है अपनी बात को भी, ठीक है। आगे भैया लिखा है कि विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषाई कौशल कहलाता है। ये आपने शायद फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, सुबोपाली। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, तो ये सुबोपाली का फुल फॉर्म हो जाएगा। सुबोपाली में भैया सुनना, ये बोलना, ये लिखना और ये पढ़ना और ये लिखना, ठीक है। तो ये इसके 4 चरण हो जाते हैं। चलिए अगला आपसे क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2-3 बार पूछा जा चुका है, दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है। तो प्रारंभिक स्तर में जो हम मूल्यांकन का सतत रूप प्रयोग करते हैं, छात्र छात्राओं के मूल्यांकन के लिए हम सतत रूप का प्रयोग करते हैं। सतत रूप मतलब ऐसी प्रक्रिया होती है जो निरंतर रूप से एक निश्चित समय बाद मूल्यांकन होता रहता है। ऐसा मूल्यांकन जो निरंतर रूप से एक निश्चित समयावधि के बाद होता रहता है। जैसे हमारे यहाँ होते हैं मंथली एग्ज़ाम, सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम, तो हर 6 महीने में हो जाएंगे। अब खैर बीटीसी का नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकियों का 6 महीने में ही होता है। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गए, बीएड के एग्ज़ाम्स जैसे होते हैं, तो देखो उनके सेमेस्टर हैं कि 6 महीने बाद उनका एग्ज़ाम हो जाता है, 1-2 दिन आगे पीछे। इसी प्रकार आप मंथली एग्ज़ाम अपने स्कूल में देते हो, क्वार्टर एग्ज़ाम देते हो, ठीक है। क्वार्टरली जो होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, तो एक फिक्स पैटर्न है कि इतने दिन बाद एग्ज़ाम होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने कोचिंग में जब पढ़ाते हो तो आप एक निश्चित समय पर 7 दिन बाद संडे को या फिर सैटरडे को एक टेस्ट रखते हो कि आपने पूरे हफ्ते में जो पढ़ाया देन वो एक दिन में आप उसका पता कर लो कि उसको आया कि नहीं आया। इन तरीके के एग्जाम्स को हम सतत एग्जाम्स बोलते हैं, ठीक है, सतत, ठीक है। योगात्मक आपको ने बताया कि जब कुछ पढ़ा रहे हो तो उसी के बीच में आपसे पूरा पढ़ाने के बाद आखिरी में एक बार एग्ज़ाम ले लिया। फिर मैंने आपको एक संरचनात्मक भी पढ़ाया था, संरचनात्मक एग्ज़ाम पढ़ाया था। संरचनात्मक परीक्षण क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। इसमें भैया हम क्या करते हैं कि जब कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है उसी में बीच में ही तुरंत लगातार पूछते भी जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं फिर पूछ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं फिर पूछ रहे हैं। जैसे अभी मैं आपसे पूछ दूँ, अभी मैंने आपको दिन पढ़ाया, मैं आपसे पूछ दूँ, बताओ संज्ञानात्मक विकास में जो संज्ञानात्मक हम लोगों ने पढ़ा है उसमें ज्ञान था, बोध था, अनुप्रयोग था और एक मान लो हम बोल देते हैं उसमें स्वाभाविकरण था। तो बताओ इनमें से कौन सा गलत है, तो आप बोलोगे स्वाभाविकरण गलत है। तो ये तुरंत जस्ट बोलते हैं ना वो कि लगातार एक वार्तालाप होती जा रही है और पढ़ाई भी होती जा रही है, साथ में एक एग्ज़ाम टेस्ट जैसा चलता जा रहा है, केबीसी टाइप का छोटा सा, तो उसे हम बोल सकते हैं। साथ ही साथ याद रखो छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम जांच करना, जिससे छात्र की दक्षता ग्राह्यता को सुनिश्चित किया जा सके, यह भी मेरे भाई दक्षता आधारित मूल्यांकन कहलाता है। कोई बालक है, हम उसकी वो कम से कम, जैसे कोई 3 में है तो कम से कम उसे इतना तो आना ही चाहिए। इस तरीके का जो टेस्ट हम लेंगे उसका, ये भी हमें ये बात का जो है पता करवाएगा कि उसकी दक्षता आधारित मूल्यांकन हो जाएगा, उसकी दक्षता कितनी है ये हम जान पाएंगे। तो चलिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन लास्ट होगा। हाँ, तो ये मेरे भाई बेस्ट क्वेश्चन से एवर का मतलब होता है हमेशा से ये क्वेश्चन बेस्ट रहे और आगे भी बेस्ट रहेंगे। और इस वाले सेमेस्टर के लिए, आपके 3rd सेमेस्टर 2025 के लिए भी ये क्वेश्चन एकदम बेस्ट है। अब आप ये बताइएगा, अभी इसमें कुछ भी कमेंट मत करिएगा, इसको देखिएगा, देन आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, देन आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब इससे फंसेंगे तब आप बताइएगा कि भैया कुछ नहीं तो 5 से 6 से 7 क्वेश्चन तो भैया इसी से आ गए, MCQ में अलग से आए थे, इससे आपके लघु के क्वेश्चन इससे फंस जाएंगे। लघु उत्तरी जो होते हैं उससे क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन इससे फंसेंगे, अति लघु उत्तरी का क्वेश्चन ज़्यादा फंसेंगे। MCQ आप समझ पा रहे हो, 20-20 से इसी से निकाल के दे देंगे तो और बेटर है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप सेंस ऑफ अपनी उम्र अपना यूज करोगे, अच्छा खासा आपको इस वाली क्लास से बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए, एक रिवीजन सीरीज़ थी, बाकी अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार जरूर देखिएगा। शैक्षिक मूल्यांकन की एक कंप्लीट क्लास पढ़ी है मैंने, 1 घंटे 25 मिनट में आई थिंक, या 1 घंटे 20 मिनट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है पूरी की पूरी बुक को, पूरा का पूरा जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हैंड रिटन नोट्स के साथ बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा दिया है। तो आप जाकर के एक बार तुरंत चेकआउट करना शैक्षिक मूल्यांकन कंप्लीट सेशन, एक बार में 1 शॉट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्लास को मतलब, और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि नया चैनल है, थोड़ा सा ग्रो होने में टाइम लगेगा। चलिए बाय बाय।